अभी 2 रोज पहले ही पाकिस्तान के तमाम जो इंटेलेक्चुअल हैं, हर किस्म के पाकिस्तानी भारत में कॉकरोच जनता पार्टी के होने वाले प्रोटेस्ट पे बड़े खुश थे, खुशियां मना रहे थे। वो अब कश्मीर के मसले में उलझे हुए हैं और अब वो अपने ही ऑक्युपाइड कश्मीर के मसला पे कोई बात भी नहीं कर रहे। उनका मीडिया खामोश है, मगर सोशल मीडिया पे बेचारे कश्मीरी आके रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे दर्जनों लोग फिर पाकिस्तान की रियासत ने मार दिए हैं और हमारे 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, अस्पतालों में हैं। उनके बारे में कोई हमें इतलात नहीं, क्योंकि अस्पतालों पे भी पाकिस्तान की आर्मी ने कब्जा कर लिया है। और अभी जैसा कि मैंने कहा, 2-3 रोज पहले हर तरह के पाकिस्तानी इस बात पे बहुत खुश थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बच्चे गालियां दे रहे हैं और वो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। अब पाकिस्तान के सिर्फ कंजर्वेटिव लोगों का ये मसला नहीं, पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लिबरल्स हैं वो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। अब जरा आप नजम सेठी की बात ही सुन लीजिए, देख लीजिए। थिंक ऑल इन ऑल ग्रेट सक्सेस। और मैं समझता हूँ कि इसको जो धक्का लगा है वो इतना नरेंद्र मोदी को एक ज़ाती तौर पे लगा है, और दूसरा ये हिंदुत्व का जो एजेंडा है, ये जिसके अंदर ये सारे हिंदू कल्चर को प्रॉप अप किया जा रहा है अगेंस्ट मुस्लिम कल्चर और पंजाबी कल्चर और सम अदर कल्चर, तो ये जो है इसको चैलेंज हो गया। हाँ, शऊर ने उसे रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि एक वो जो खुद को पाकिस्तान का बड़ा रोशन ख्याल जर्नलिस्ट बताता है, वो कहता है कि बहुत बड़ा झटका लगा है हिंदुइज्म को, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को नहीं, हिंदुइज्म को। वो कहता है कि हिंदुइज्म जो है वो इस्लाम के खिलाफ हरकतें कर रहा है। अच्छा, अब जो बर्रे सगीर के मुसलमान है, खास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमान और इवन कुछ मुसलमान भारत में भी और बांग्लादेश के कुछ मुसलमान भी, वो जो हिंदुइज्म तो एक तरफ पूरी दुनिया के मज़ाहिब के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो साजिशें करते हैं, वो नजम सेठी का मसला नहीं है। तो वो कह रहा है कि बहुत बड़ी ग्रेट सक्सेस हुई है। उसके साथ जो एक लड़की जर्नलिस्ट बैठी हुई है, उसकी आंखों में जो चमक है कि भाई बड़ी ग्रेट सक्सेस हो गई है पाकिस्तान को, वो जरा देखने वाली है। तो ये है वो हालात, मगर पाकिस्तान के हाथों एक मिनट भी नहीं लगता नक्शा बदल जाने। और पाकिस्तान के करतूत खुद अपने ऐसे हैं कि भारत अगर ना भी कोशिश करे, जो कि भारत कोशिश करता नहीं है कि पाकिस्तान में किसी किस्म का ये जो जिसको ये फितना तो हिंदुस्तान कहते हैं, वो वाकई फितना क्रिएट करना चाहे तो बहुत बड़ा फितना क्रिएट हो सकता है, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए मजीद। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से पूरी खुशियां होती हैं, ग्रेट सक्सेस की बात होती है, ओ ग्रेट सक्सेस हो गई, ग्रेट सक्सेस हो गई। ये जो मोदी को झटका लगा है, और हालात क्या हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है पाकिस्तान की, वो हमारे सामने है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब कश्मीरी बेचारे, यानी 27 जुलाई को पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का आगाज हुआ, और उसके साथ साथ वहां की जो अवामी एक्शन कमेटी है, सॉर्ट ऑफ उसका नाम है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो उनकी बातचीत चल रही थी, वो बातचीत किसी सिरे ना चढ़ने की बुनियाद पर अपने प्रोटेस्ट भी शुरू किए। तो बताया ये जाता है कि 17-18 लोग मारे जा चुके हैं और 100 के करीब जख्मी हैं। कुछ कह रहे हैं 17-18 से भी कहीं ज्यादा मारे जा चुके हैं। और जो वहां के लोग हैं वो दुहाइयां दे दे के, हाथ उठा उठा के दुनिया से अपीलें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि दुनिया हमारा साथ दे,
दुनिया कैसे इनका साथ दे, पहले जरा उनकी बात सुन लीजिए। हमारे भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। जालिमों, यहाँ जवाब न दिया, कब्र में तो दौड़ गए। कलमा नहीं पड़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो इंटरनेशनल मीडिया? भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आ जाए, आ जाए, अभी वक्त है, आ जाए, आ जाए, आ जाए, हमें मारो। अब इन कश्मीरियों को भी, जो खुद जहादी मेंटालिटी के लोग हैं, इनको पता चल रहा है कि जहादी पाकिस्तानी आर्मी ने इनके साथ क्या किया है। लेकिन जरा माइंडसेट देखिए इस नौजवान का। वो भी कह रहे हैं कि ये तो हमारी अपनी आर्मी है, कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, ये तो यहूदियों से भी बदतर है। भाई तुम्हारे ऊपर यहूदियों ने कौन सा कभी कोई जुल्म किया था? अगर तुम समझते हो कि यहूदी बदतर है, यहूदियों के साथ तो तुम्हारा जिंदगी भर कोई इंटरैक्शन ही नहीं हुआ। किस किस्म के ये लोग हैं? मैं समझता हूं ये आम अनपढ़ और जो इनका एक दिमाग बना हुआ है, जो इनका एक जहन बना हुआ है पाकिस्तान के इस्लामिक माइंडसेट की वजह से, तो वो फिर यही बातें करेंगे। लेकिन जरा सोचने वाली बात यह कि ये दुनिया से अपीलें कर रहे हैं कि दुनिया की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े लोग, आप मर गए हो तो भाई उन्हीं लोगों के खिलाफ जो नॉन मुस्लिम है दुनिया के हर जगह पे उन्होंने अपनी जो इनके मुताबिक ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स खड़े कर रखे हैं, तो उनको तो ये गालियां देते थे। तो आज उनकी याद आ गई, आज उनकी जरूरत पड़ गई इन कश्मीरियों को भी। खुद ये भारत के खिलाफ कोई 70-75 साल से जिहाद कर रहे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन जब पाकिस्तान आर्मी ने जिहाद फी सबिलिल्लाह के नाम पे इनके ऊपर जिहाद किया है, तो इनको लग पता गया है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो माइंडसेट है ना, ये बुनियादी तौर पर इन सब को खा जाने वाला है। तो इस माइंडसेट के हवाले से इनको सोचना है कि आफ्टर ऑल ये अपने माइंडसेट को कभी तब्दील करना चाहेंगे। हालात इनके माइंडसेट को तब्दील करने पे एक तरह से कंपेल कर रहे हैं, मगर इनका माइंडसेट बहरहाल सादा, ब्रेन वॉश किस्म का है। इनके सर के ऊपर आन पड़ी है, तो ये अब दुनिया से अपीलें कर रहे हैं, और वरना ये बाकी सारी दुनिया को काफिर, इनफिडल और पता नहीं क्या कुछ समझते थे कि पूरी दुनिया इनके खिलाफ साजिशें कर रही। तो अब जब इनके सर के ऊपर आन पड़ी है तो उनको पता चला। अब एक और कश्मीरी नौजवान, मैं इस नौजवान जिसकी बात हमने सुनी, मैं इसको कोई कसूरवार नहीं ठहरा रहा, माइंडसेट को कसूरवार ठहरा रहा। कभी भी वो कह रहा है कि यहूदियों ने भी इतने जुल्म नहीं ढाए होंगे। भाई तुम्हारा यहूदियों के साथ क्या लेना देना रखा जिंदगी में? तुमने कभी उनके साथ बैठ के चावल खाए थे? कभी उनके साथ बैठ के कश्मीरी कहवा पिया था? तुम्हारा क्या लेना देना उनके साथ? कश्मीर को खामखाई ही फलस्तीन से जोड़ रहे थे। फलस्तीन से जो जहादियों की खबरें आ रही थी, हमास की, हिजबुल्लाह की, जो ईरान के प्रॉक्सी है, भाई ईरान से भी कोई पूछे ना, तुम्हें क्या पड़ी हुई थी? तुम अपने घर को संभालते। हिजबुल्लाह, हमास, हूती, तो ये वो हालात वाकयात हैं जिनकी रोशनी में पाकिस्तानी भंगड़े डाल रहे थे कि जी भारत में काकरोच जनता पार्टी ने मोदी को गालियां दी। तो मोदी जी को उन गालियों की क्या परवाह है? जिन बच्चों ने गालियां दी हैं, मैंने उनके बहुत से वीडियो भी देखे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेवकूफ से बच्चे हैं। उन बेचारों को ये नहीं पता कि उनके साथ आगे जिंदगी ने क्या करना है, और उनके नाम को बेच के खुद भारत के ये जो अपोजिशन के लीडर हैं वो उनको बेच जाएंगे बच्चों को। तो खैर इस पे मैं आगे बात करता हूं कि भारत में जो कुछ हुआ, अपरेंटली तो ये लगता है कि बच्चे भी जीत गए। हमें बच्चों के जीतने पे कोई रंज नहीं है, बच्चों को हर जगह जीतना चाहिए।
उनकी जिंदगी का आगाज है। लेकिन ये भी रियलिटी है कि वहां भी मोदी जी भी जीत गए। खैर, उस पर मैं अलग से बात करूंगा। अब मैं कश्मीर के इन हालात की तरफ आते हुए एक और नौजवान जो बड़ा ही दुखी है, मैं उसके दुख को समझ सकता हूँ, उसी तरह दुखी है जिस तरह भी मैंने आपको वीडियो दिखाया, उसकी भी बात सुन लेते हैं। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, ज़ख्मी ही ज़ख्मी हैं भाई। खुदा रहा हमारा साथ दे इस वक्त, खुदा रहा हमारा साथ दे। मैं अभी अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ यार। कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज़ हमारा साथ दें। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी भाई, उठा उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसे रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज़ निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। ये हालात हैं यहाँ पे। खुद अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते शहीद होते देख के मैं आया हूँ। बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं, बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया को, सारी दुनिया को टैग करें और हम तक पहुंचाएं यार। इस वक्त यहाँ पे एम्बुलेंसेस की तादाद जो है वो कम पड़ गई है, गाड़ियाँ कम पड़ चुकी हैं। लोग जो है अपने ज़ख्मियों को अपनी मदद आपके तहत, कोई इधर से पकड़ा हुआ, को उधर से, और रोड्स पे लहू ही लहू है। ये जालिम हमारे टैक्स के पैसों से इन्होंने हमें आज मारा है, आज नहीं मारा, ये काफ़ी अरसे से, कितना टाइम हो गया, 5 जून से लगातार हमें मारते आ रहे हैं। शर्म कर लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो, बगैर तो शर्म कर लो। तुम लोगों का हमने क्या खाया है? तुम लोगों ने हमारा खाया है, अगर खाया है हमारी मेहनत की कमाई खाई है। हमें राक एजेंट बोलते हो, शर्म करो। हमारे टैक्स के पैसों से गोलियां खरीद के हमें मार रहे हो, शर्म करो। तो ये एक और कश्मीरी अपनी पिपता सुना रहा है। वो कह रहा है कि खून ही खून बिखरा हुआ है, और जो ये कह रहा है गलत नहीं कह रहा, और वो इंटरनेशनल मीडिया से अपीलें कर रहा है। लेकिन ये फिर भूल जाते हैं कि जरा जरा सी बात पे ये भी माजी में कह रहे थे कि इंटरनेशनल मीडिया की ही सारी साजिश है। इंटरनेशनल मीडिया तो भाई साहब अल जजीरा को छोड़ के 99% जो है वो तो कुफार का ही है, बकौल तुम्हारे, तुम जिनको कुफार कहते हो। तो फिर उसकी मदद क्यों मांगते हो? क्यों तुम्हें अब तक जो तुम्हारा पाकिस्तानी ब्रांड का इस्लाम है उसका बुखार चढ़ा रहा? मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, ना मैं ये जो फेथ क्लब है उन पे प्रैक्टिस करने वाला आदमी हूं। मैं अपनी हिंदू सिविलाइजेशन पे खुश हूं, बिकॉज वो एक सिविलाइजेशन है, एक डिफरेंट चीज है। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं। मैं अगर किसी सिविलाइजेशन से, जो मेरी अपनी सिविलाइजेशन है, उससे प्यार करता हूं, तो मैं उसके बावजूद किसी के खिलाफ नहीं। हाँ, मुझे ये पता है कि इस्लाम बुनियादी तौर पर अरब सिविलाइजेशन से निकला हुआ एक फेथ है। अभी नजम सेठी की बात मैंने पीछे आपको सुनाई थी कि वो कह रहा था ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा, या पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप इंटेलेक्चुअल्स है। वो कह रहा है कि इस्लामिक कल्चर को, भाई इस्लामिक कल्चर किसी चीज का नाम नहीं होता, इस्लाम फेथ का नाम है। कल्चर है अरब कल्चर। तुम्हारा पाकिस्तानी जो कल्चर है वो इंडियन कल्चर से, हिंदू कल्चर से निकला हुआ है। बेशरम और बेगैरत लोगों, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स बनते हो, इतना भी नहीं पता, इतनी भी तमीज नहीं है, तो तुमने काहे को तरक्की करनी है? वही अशफाक अहमद जो अपने कहा करता था एक रेडियो प्रोग्राम तलकीन शाह में कि तय तरक्की नहीं करनी। मैंने पिछले एक व्लॉग में भी कहा था। तो तय नजम सेठी, तय पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स, तय तरक्की नहीं करनी। तय अपने अपने एजेंडे पे, अपने अपने प्रोपेगेंडे पे रहना है। चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, चाहे बूट पॉलिसी हो, तय तरक्की नहीं करनी। और तुम लोग जिस तरह बोल रहे हो, तुम वाकई समझते हो कोई इस्लामिक कल्चर का नाम है? इस्लामिक फेथ का नाम है भाई साहब। अरब कल्चर होता है, चाइनीज कल्चर होता है, वेस्टर्न कल्चर होता है। तो खैर इस पे इनको क्या समझाना, ये अब इस उम्र में पहुंच के भी नहीं समझेंगे तो ये कभी भी नहीं समझ सकेंगे। तो अब ये नौजवान बता रहा है कि भाई जो लोग आ रहे हैं वो जब अपने रुमाल को निचोड़ते हैं तो खून इस वक्त कश्मीर में उनके रुमालों से नुचड़ रहा है। तो ये वो लोग थे जो खुशियां मना रहे थे कि भारत में काकरोच जनता पार्टी जो है वो पता नहीं भारत को उल्टा के रख रही है। ऐसा नहीं था और ऐसा नहीं हुआ। तो ये बेचारा नौजवान भी कह रहा है, सादे से लोग होते हैं, आई अंडरस्टैंड कि इनको इतनी डेप्थ नहीं होती। कह रहा है कि 5 जून से हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। भाई साहब 5 जून से नहीं, जब से
पाकिस्तान ने आपकी धरती पे कब्जा किया हुआ है, क्योंकि ये धरती बहरहाल भारत की धरती थी, आप सब कन्वर्ट लोग थे। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है साल से, और जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, जो कुछ सिंध में हो रहा है, जो कुछ इवन अब पंजाब में हो रहा है, जो कुछ अब इमरान खान की पार्टी के साथ हो रहा है। हालांकि ये वही इमरान खान और उसके लोग हैं जो आजकल दुहाइयां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा साथ दो, हमारा साथ दो। भाई मैं तो आपका साथ दे रहा हूं। आपने कभी जब पावर में थे ना, आपने कभी हक का साथ नहीं दिया था, और जब कभी आप पावर में आएंगे तब भी आप फिर बूट पॉलिशिया बनेंगे। ये बात मैं आज फिर दुख के साथ आपको याद दिला रहा हूं। तो एनी हाउ, ये एक अलग मौजूद है। कश्मीर लहूलुहान है। चाहते ये थे पाकिस्तानी कि दिल्ली लहूलुहान होता, लेकिन अब हुआ क्या, काकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किए, और जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फील कर लिया कि अब उनका मोमेंटम बन गया है, तो उन्होंने टैक्टफुली हैंडल कर लिया। जब ये प्रोटेस्ट चल रहे थे तो मैंने चंद दिन पहले के एक व्लॉग में कहा था कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए अब चैलेंज है। अब हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस चैलेंज से कैसे नबर्द आजमा होते हैं, कैसे इसको डील करते हैं। एंड ही डेल्ट इट। उन्होंने देखा कि अब ये एक मोमेंटम बन गया है, तो अब इसको मामले को हैंडल दो तरीकों से करना। एक तो जो जेन्युइन बच्चों के जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना है, वो थे पेपर लीक के मसाइल। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो हिस्ट्री है वो इन चीजों के मामले में सेंसिटिव है कि जनता के साथ जो नाइंसाफी है वो नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर बच्चों के साथ, इस तरह के मामला के साथ। ये मैं प्रो मोदी होने की वजह से बात नहीं कर रहा, ये एक ग्राउंड रियलिटी है। अच्छा, फिर ये होता है कि जी गोदी मीडिया, भाई गोदी मीडिया मोदी मीडिया के साथ आप जब इसको राइम में लाएं तो आप इसलिए आपको गोदी लगता है। गोदी मीडिया तो पूरी दुनिया का हमेशा से है, कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है। ये कोई नई बात है। भारत की बात हो, इंग्लैंड की बात हो, अमेरिका की बात हो, कनाडा की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, इस्लामिक देशों की बात हो, अफ्रीका की बात हो, चीन की बात हो, रूस की बात हो, गोदी मीडिया तो पूरी दुनिया में होता है, और वो एक रियलिटी है। चाहे इंग्लैंड का बीबीसी हो, अमेरिका का CNN हो, हमारा CBC हो, कनाडा का, पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल हो, तो गवर्नमेंट के मफादात के साथ ये जो मेन स्ट्रीम के मीडिया आउटलेट्स हैं उनको तो चलना पड़ता है, इश्तहार लेने होते हैं, मफादात वाबस्ता होते हैं। बाकी ये सब बकवास होती है जी, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म हो रही है, ये लेफ्ट के हैं, ये राइट के हैं, सब बिके हुए होते हैं। अच्छा, मैं इसमें बिके हुए होने को भी नेगेटिव में नहीं ले रहा, भाई धंधा है, मीडिया एक धंधा है। मुझे भी अच्छे इश्तहार दे दें तो मुझे भी खुशी होगी, भाई एक धंधा है, ये एक रियलिटी है, आए इसको तस्लीम करें। ऐसे ही बक बक हम करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं अपने साथ 24 घंटे। हाँ, मैं ऑफ कोर्स जिस आइडियोलॉजी के साथ मेरी इंक्लिनेशन है मैं उसकी ज्यादा बात करूंगा। मुझे आप इश्तिहार दे भी देंगे तो मैं उसकी ज्यादा बात करूंगा, ये एक सिंपल सा रूल। तो एनी हाउ, अब सिचुएशन ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महसूस किया, और उनके आसपास के लोगों ने, इवन RSS के चीफ श्री मोहन भगवत जी ने भी कहा कि भाई हमें बच्चों की बात सुननी होगी, इसलिए कि उस वक्त एक माहौल बना हुआ था और बात भी जेन्युइन थी, लेकिन उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल एलिमेंट्स आ चुके थे, पूरी ऑपोजिशन आ चुकी थी, इंटरनेशनल मीडिया आ चुका था, पूरा इकोसिस्टम बन गया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, इससे पहले हमने देखा कि कई महीने फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किए, कान नहीं धरे थे, लेकिन फिर अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फार्मर से माफी मांग ली थी, क्योंकि वो अपने आप को करेक्ट मोड में जब महसूस करते हैं कि लाना जरूरी है, वो ले आते हैं। अच्छा, उनके बारे में ये है कि जी वो स्टबन है, वो स्टबन नहीं है, वो फर्म है अपनी पोजीशन पे। अच्छा, अब क्या हुआ, अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक तरह से डील कर ली। अब डील उन बच्चों के साथ तो डायरेक्ट नहीं हो सकती ना, उनके जो सो कॉल्ड लीडर बने हुए हैं उनके साथ डील कर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट
दो नाम हमारे सामने आ रहे हैं, सौरभ दास का और आशुतोष का। और जिसने ये पार्टी बनाई थी वो भी बेचारा बिहाइंड सीन रहता है, अपने हाथ पे आईवी लाइन बनी हुई दिखा रहा था एक दिन पहले जब एग्जिट स्ट्रेटेजी मिल रही थी कि मुझे टाइफाइड हो गया। तो ठीक है, अब ये भी रिलेटिवली यंग एज के लोग हैं। अब अपरेंटली ये लगा कि जिस दिन भारत के एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया तो मैंने उस दिन जानबूझ के शो नहीं रिकॉर्ड किया, चूंकि मुझे पता था कि अब सारे चार्ज है, सारी जनता चार्ज है। कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो सपोर्टर हैं, कुछ क्या बल्कि ज्यादातर जो सपोर्टर हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस जो डिसीजन को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे कि भाई क्यों इस्तीफा लिया, क्यों बच्चों के सामने झुक गए। उनका ये कहना था कि ये बच्चों के सामने झुकने वाला मामला नहीं है, ये जो लड़के लड़कियां हैं जैसे जिनके मैं नाम ले रहा हूं, सौरभ दास, इनके सामने झुकने की क्या जरूरत थी। तो वो एक मोमेंटम बना हुआ था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी झुक नहीं रहे थे, तो कंसर्न्स को एड्रेस कर रहे थे, दूसरा हाँ पॉलिटिकली मोमेंटम बन गया तो उन्होंने कहा जरा इसको टोन डाउन किया जाए। तो अपने दो मिनिस्टर्स को मीटिंग पे भेज दिया और एक मिनिस्टर को रिजाइन करवा दिया। थिंग्स काम डाउन, ठीक है। अब जो भी लॉ एनफोर्समेंट ने करना होगा, जो भी नेसेसरी एक्शन है वो करेंगे। अब अभी थोड़ी देर पहले 28 जुलाई की सुबह को, यानी जो हमें इतलात मिली, जो भारत के समय के मुताबिक, चूंकि मिडनाइट के बाद 1 बजे जो मिस्टर सौरभ दास हैं, तो उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया रात के 1 बजे 28 जुलाई को अपनी लॉयर और अपनी वन ऑफ द स्पोक्स पर्सन के साथ। सुन लीजिए उस वीडियो में क्या कहा। दोस्तों, रात के 1 बज रहे हैं एंड अभी हम लोगों ने जो दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो एक तरह से इंटरलोक्यूटर की तरह काम कर रहे थे हमारे डिस्कशंस के लिए, वो आए थे हमसे मिलने एंड हम लोगों से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि जो वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे FIRs वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। तो ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी हम लोग पूरे दिन एंड जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है हम लोग प्रोटेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। एंड अभी हम लोगों ने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हो गए करते हुए। अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड सरकार ने गारंटी दिया है कि कल तक जितने भी हमारे एप्रीहेंशंस थे कि ये स्टेट में कुछ हो जाएगा, वो स्टेट में हो जाएगा, उन सब का नोटिफिकेशंस निकल आएगा एंड प्रोटेस्टर्स एक तरीके से सेफ रहेंगे। सुन ली आपने बात सौरभ दास जी की। ये बात सुनते हुए मुझे लग रहा था कि गवर्नमेंट को अपने किसी स्पोक्स पर्सन की जरूरत नहीं, यही गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन बन के सामने आ गए, साथ उनकी साथी वकील खड़ी है। तो जाहिर आगे चल के वो ये बात करते हैं। मैंने पूरा वीडियो सुना है, 2.5-3 मिनट का है, तो उसमें वो आगे चल के बात करते हैं कि उम्मीद है कि सरकार ने जो इंश्योरेंस दी है उस पर अमल होगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम करेंगे। मगर बड़ी नरम लैंग्वेज, सॉफ्ट लैंग्वेज है, क्योंकि उनको भी पता है, धमकी तो दी थी उन्होंने भी कि अगर हमारी बातों पे अमल ना हुआ, अगर ये जो मामलात जिस तरह गवर्नमेंट ने हमारे साथ तय किए थे ना हुआ तो हम फिर से धरना देंगे। लेकिन अभी 28 फरवरी की सुबह को उन्होंने इंश्योरेंस दे दी सरकार की तरफ से, सरकार के ही एक तरह से स्पोक्स पर्सन बन के कि जी मामला ठीक है, सब अच्छा है। तो क्योंकि उनको भी पता है इस नौजवान को, मैंने इसके कई क्लिप्स देखे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, इसको मौका मिला बच्चे को, मतलब मेरे लिए तो बच्चा ही है, मेरे बेटों की उम्र का है, तो लेकिन आजकल तो 30-31 साल का, शायद इससे भी छोटा हो, तो बहुत बड़ा समझदार आदमी होता है। आजकल तो 30-31 साल के जो लोग हैं, जो मिलीनियल हैं, वो तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशनों के CEO हैं। अब हम बूढ़े खोसर तो कहीं के नहीं रहे, जो बूमर है वो तो बस गौन केस वाली बात है। तो अब ये दुनिया इनकी है, इनके हाथ में है, इनसे अगली नस्ल के हाथ में है, इन्होंने इस दुनिया को चलाना है।
हम इनको सल्यूट करते हैं अदरवाइज। लेकिन बहरहाल मैंने इस नौजवान के कुछ क्लिप सुने हैं। पॉलिटिशियन बन चुके हुए हैं ये साहब, पॉलिटिशियंस की तरह बातें करते हैं घुमा फिरा के। तो ठीक है, पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, पूरी दुनिया में जाने चाह चुके हैं। तो अगर पॉलिटिक्स अब भी नहीं करनी तो फिर कब करनी? तो पॉलिटिक्स तो वो कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि इसमें बच्चे भी जीत गए। जो बच्चे जीते हैं वो तो इम्तिहान देने वाले बच्चे हैं ना, ये तो उन बच्चों के बाप हैं, मतलब वो उनसे आगे निकल चुके होंगे। तो ये तो उनके नाम पे अब पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आगे अब ये पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। अब ये अगले कुछ सालों बाद आपको कहीं ना कहीं जो भी सरकार बनेगी उसमें वहां के एमएनए होंगे, और जब कभी इनकी पार्टी की सरकार आएगी, ये किसी न किसी बड़ी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, तो शायद ये मिनिस्टर विनिस्टर बने। ऐसा ही होता है पॉलिटिक्स में। तो अब वो इंश्योरेंस दे रहे हैं। अब इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सपोर्टर्स की अक्सरियत भी बहुत दुख का इजहार कर रही है। वो कह रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी झुक गए। मैं बार बार कह रहा हूं कि वो झुके नहीं है, उन्होंने मोमेंटम बहुत सख्त था। एक तो उसमें जायज कंसर्न भी थे, उनको भी एड्रेस करना था, और मोमेंटम उनके खिलाफ, मतलब उनके खिलाफ तो नहीं पर्सनली, उनको गालियां दी गई, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को। दुनिया भर के हेड ऑफ द स्टेट को अच्छा बुरा लफ्जों में याद किया जाता है, लेकिन उनकी पार्टी के लिए थोड़ा सा टफ टाइम था एंड ही मैनेज्ड वेरी वेल, वेरी वेल। अब आगे ये है कि ये क्या बच्चे इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो सकेंगे? अब ये जो नौजवान है, ये तो सरकार का ही स्पोक्स पर्सन बन के सामने आ रहा है ना, तो इस पे क्या आगे बच्चे चल के ट्रस्ट करेंगे? और बच्चों की जो बेचारों की मिट्टी पलीद हुई है, आम बच्चों जिन्होंने गालियां वालियां दी हैं, तो उनको अपने घर बार से, सोसाइटी से जो मिल रहे होंगे अब रिएक्शन, उसके बाद वो क्या उस तरह के प्रोटेस्ट करने के लिए आसानी से दोबारा निकल सकेंगे? ऑफ कोर्स नहीं। तो वो मोमेंटम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी विजडम से कंट्रोल कर लिया, खत्म कर दिया, और पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। अगर कोई रेलेवेंट बात होगी, अगर कोई कंसर्न बात होगी, तो भारत की सरकार खुद उस पर अमल करेगी। तो यूं इन मामलात को बहुत वाइज तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हैंडल कर लिया। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के वो सपोर्टर्स जिनकी अक्सरियत है, जो उनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने वीक होने का सबूत दिया, ये है वो है, वो शायद मेरी ओपिनियन में समझ नहीं रहे कि पॉलिटिक्स एक पत्थरों का रास्ता है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि बड़ी आसानी से कोई बड़ा ही कोई कहकशां है कि आप उस पर चलते रहें और मामलात ठीक हो जाएंगे। मुझे मुस्तफा जैदी का एक शेर याद आ रहा है, वो मैं यहाँ पे जरूर आपके साथ स्क्रीन पे लाता हूँ। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। मुस्तफा जैदी का शेर है। तो ये जो पॉलिटिक्स है, ये पूरे का पूरा जो जीवन है, ये जो जिंदगी है, ये पत्थरों पे चलने का ही नाम है, कोई कहकशां नहीं बिछी हुई। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस रियलिटी को जानते हैं। जो चाहे उनको आप गालियां देते रहें, जो चाहे नजम सेठी जैसे कमजर्फ लोग बक बक करते रहे, या आम बच्चे जिन बेचारों को पता ही नहीं है, वो इधर उधर की नई नई सीखी गालियां बकते रहें। अब उन बच्चों के लिए मुश्किल है, उनको शायद ये नहीं पता कि ये जो गालियां वो दे रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने तो कभी इनसे ये बदला नहीं लेना, मुझे इतना विश्वास है। जिंदगी बड़ी टफ चीज है। वो बेचारे आम जो बच्चे थे जो गालियां दे रहे थे, वो एक तरफ तो सौरभ दास जैसे पॉलिटिशियंस होंगे जो अब बन चुके हैं, उनके हाथों बिकेंगे। दूसरी तरफ जो भी हुक्मरान पार्टी होगी, वो जाहिर है उसको जो सूट करता होगा वो पार्टी वही करेगी। ये बेचारे वो जो फैज अहमद फैज की एक लाइन है कि हम जो तरीक राहों में मारे गए, तो ये तरीक राहें हैं जिंदगी। तो जिंदगी खुद सिखाएगी। मुझे उन बच्चों से प्यार है, मुझे उन बच्चों का एहसास है। मैं ये कहूंगा कि वो बच्चे भी जीत गए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी जीत गए। जो एक क्राइसिस वाला मोमेंट बना था या मोमेंटम बना था, वो भी खत्म हो गया। कंसर्न चीजों को भी एड्रेस करने का
अमल शुरू हो गया और पाकिस्तान की जो बकबक है वो भी उनके पांव के नीचे आन गिरी। चांद पे थूका था, थूक वापस आके उनके मुंह के ऊपर आन गिरी। और अब वो कश्मीर के मसला को, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के मसला को जिस तरह वो कई सालों से खराब कर रहे हैं, अब वो उस मुकाम पर ले आए हैं कि वो बुरी तरह खराब हो चुका है। मैं आज के ब्लॉग में राजनाथ सिंह जी का वो क्लिप भी शामिल करना चाहता था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि भाई हम तो तरक्कियों की मंजिलों को छू रहे हैं और तुम टेररिस्ट बनाई जा रहे हो। मैं ये क्लिप किसी अगले अपने व्लॉग में पेश करूंगा, क्योंकि इस क्लिप को सिर्फ पेश कर देना ही काफी नहीं है, इस पे जरा खुल के बात होनी चाहिए। इस पे अगरचे बहुत सही खुल के बात हो चुकी है, मगर मैं हिंट दे रहा हूं कि जो नाथ जी ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच कहा है कि पाकिस्तान तो अपनी तबाहियों के रस्तों को खुद ही अपने लिए हमवार कर रहा है और हम आसमान की बुलंदियों को भगवान की कृपा से छू रहे हैं और हम अपने रास्ते पे कायम हैं, तुम अपने रास्ते पे कायम रहो। तो वही मुस्तफा जैदी का शेर, इन्हीं रस्तों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कहकशां नहीं है। तो ये है रियलिटी, ये है हकीकत जिसको हम फेस कर रहे हैं। टेक टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बातचीत होगी आपसे चंद घंटों बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।